प्रतिलोम परासरण के बारे में बात करते हैं। प्रतिलोम परासरण का मतलब होता है परासरण की घटना को रोकना, उसको रिवर्स करना। मान लीजिए आपने एक पात्र लिया, उस पात्र के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, इधर आपने भर दिया विलायक। क्या भर दिया? विलायक। इधर आपने भर लिया विलयन। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विलायक के कण है, तो विलायक के कण जो हैं वो इधर से इधर की ओर जाते हैं, अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो विलायक के कण जो हैं वो यहाँ पे गति कर रहे हैं, विलायक के कण जो हैं वो यहाँ पे इधर से इधर की ओर गति कर रहे हैं। तो इस घटना को बोला जाता है परासरण, यानी विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अपनी उच्च सांद्रता से कहाँ जाना? निम्न सांद्रता की ओर। तो ये घटना परासरण कहलाती है। अब हम इस परासरण की घटना को रोकने के लिए यहाँ पे ऊपर से क्या लगाते हैं? एक प्रेशर लगाते हैं। इस दाब को क्या कहा जाता है? परासरण दाब। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम एक प्रेशर लगा रहे हैं, इस तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, इस तरफ क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। तो ये जो विलायक के कण जो इधर से इधर जा रहे हैं, अब प्रेशर की वजह से इधर नहीं जा पाएंगे, तो परासरण रुक जाएगा। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया गया है उसको बोलते हैं परासरण दाब। लेकिन जब हम इस दाब का मान बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर के जो विलायक के कण जो हैं, जो इस साइड जो विलायक के कण हैं वो इधर गति करना प्रारंभ कर देंगे। इस घटना को कहा जाता है प्रतिलोम परासरण, यानी कि विलायक के कण जो हैं वो अपनी निम्न सांद्रता से कहाँ? उच्च सांद्रता की ओर गति करने लग जाते हैं। इसे हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो प्रतिलोम परासरण का मतलब होता है कि विलयन पर परासरण दाब से अधिक बाहरी दाब लगाते हैं तो शुद्ध विलायक जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से बाहर निकलता है। जो विलयन है उस विलयन से क्या निकलते हैं? विलायक के कण बाहर निकलते हैं, यानी परासरण की जो दिशा है वो बदल जाती है। इसे प्रतिलोम परासरण कह लेते हैं। और प्रतिलोम परासरण का जो उपयोग है वो समुद्री जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जलीय जीवों को गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हम जल को गर्म करेंगे उसमें गैसों की जो विलेयता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो घुली हुई, जैसे पानी गर्म होगा, ज़्यादा पानी गर्म होगा तो उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो उड़ जाएगी या कम हो जाएगी उस गर्म पानी के अंदर, क्योंकि गैसों की विलेयता क्या हो जाती है? ताप बढ़ाने पर घटती है। तो ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी और गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो गर्म पानी में जलीय जीवों के लिए रहना क्या होता है? थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ठंडे पानी में जीवों को रहने के लिए रहने में आसानी होती है। तो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में O2 की विलेयता क्या होती है? अधिक होती है। एथिलीन ग्लाइकोल 35% V/V परसेंटेज के विलयन में जल की मात्रा ml में कितनी होगी? इसका उपयोग सर्दियों में कार रेडिएटर में क्यों किया जाता है? तो 35% है, मतलब 35 ml होना चाहिए। कितना ml होना चाहिए? 35%। 100 ml के अंदर कितना? 100 ml विलयन के अंदर 35 ml होना चाहिए। 35% तो क्या होगा? एथिलीन ग्लाइकोल है। तो 100 ml के अंदर 35 ml क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल है। तो बचा कितना? 65 ml। 65 ml जो है वो क्या होगा? जल होगा। तो जल की जो मात्रा है वो कितनी होगी? 65 ml होगी। 65 ml जल होता है। विलायक का हिमांक जल से क्या होता है? कम होता है। विलयन का हिमांक जो है वो जल से क्या होता है? कम होता है। जैसे ही जल के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल मिलाएंगे, हिमांक का क्या हो जाएगा? अवनमन हो जाएगा। हिमांक में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और हिमांक में कमी होने की वजह से ये जो है विलयन है वो जल्दी जमेगा नहीं, और जल्दी जमेगा नहीं इसलिए इसका उपयोग सर्दियों में रेडिएटर में किया जाता है। जल से इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब सर्दियों में हिमांक में जल जमता नहीं है, इसलिए इसको पानी में डाला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिश्रण है वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे एक सवाल आपके हो गया, राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो ऋणात्मक विचलन का मतलब आयतन में क्या होना? कमी होना। आयतन में क्या होना? आयतन परिवर्तन जो है वो उसका मान 0 से क्या आता है? कम आता है, माइनस में आता है। आयतन में कमी होती है।
एंथैल्पी में क्या होती है, कमी होती है, उसकी वैल्यू भी 0 से कम आती है, यानी माइनस में आती है। राउल्ट के नियम का क्या नहीं करते, पालन नहीं करते हैं। ये विचलन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन होते हैं और ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो ऋणात्मक विचलन में आयतन कम कब होगा, जब बंध जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए पहले ए और ए के दो कण थे, यानी ये विलेय था और ये बी एक विलायक था। इनके कणों के बीच में जो आकर्षण था और इनके कणों के बीच में जो आकर्षण था, आपस में जो आकर्षण था वो थोड़ा क्या था, कम था, जिसकी वजह से इनके कण जो थे वो थोड़े दूर दूर होते हैं। लेकिन जैसे ही ए और बी को मिक्स कर दिया जाता है तो ए और बी के कण आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद में उनके बीच में आकर्षण थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये कण क्या आ जाता है, पास पास आ जाते हैं। और कण पास पास आने की वजह से इनका जो आयतन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए वजह से ये क्या होते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में मिलाने पर बने विलयन में विलेय और विलायक के मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जिससे आकर्षण क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है, जिसकी वजह से कण पास आ जाता है और कण पास आने की वजह से आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है और आयतन कम होने की वजह से ये कैसा ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। नेक्स्ट है मोललता ताप से अपरिवर्तित क्यों रहती है। सवाल पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि कौन कौन से घटक हैं जो ताप से प्रभावित होते हैं और कौन सा घटक है जो ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो मोललता पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये याद रखना। ये सवाल आता है कि मोललता कौन सा, 4 एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में एक आपको मिल जाएगा मोललता, जिसमें बोलेगा कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं होता है, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं होता है। तो मोललता का मान विलेय और विलायक के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। द्रव्यमान ताप से अप्रभावी रहता है, अतः मोललता का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए इसे सांद्रता का वैज्ञानिक मात्रक भी कहा जाता है। मोललता को वैज्ञानिक मात्रक भी कहा जाता है सांद्रता का, क्योंकि मोललता जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर। लेकिन मोलरता है वो आयतन पर निर्भर करती है, इसीलिए इसका जो मान है वो ताप से प्रभावित हो जाता है मोलरता का, लेकिन मोललता का जो मान है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट है मूल अंश को परिभाषित कीजिए। मूल अंश का मतलब होता है किसी का मूल अंश अगर आपको निकालना है तो उसके मूल बट्टा कुल मूल। मान लीजिए कि कोई विलयन है, 2 घटकों से मिलकर बना है, ए और बी से बनकर मिलकर बना है। तो ए का अगर मूल अंश अगर आपको निकालना है तो ऊपर आपको ए के मोल लेने पड़ेंगे और नीचे आपको दोनों के मोल जोड़ने पड़ेंगे, ए के मोल प्लस बी के मोल, यानी टोटल मोल लेने पड़ेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, मूल अंश बोलते हैं। तो सभी अवयवों के कुल मोलों के संख्या का जो अनुपात है उसको क्या बोलते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो ए के मोल बटा कुल मोल, बी के मोल बटा कुल मोल, ये जो है वो इनके मोल अंश होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है। सांद्रीय लवणीय विलयन में रखा जाए, सांद्र विलयन में रखा है। सांद्र विलयन का मतलब जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है और विलायक की मात्रा क्या है, कम है। उस विलयन के अंदर रखा है जिसमें विलायक जो है वो कम है, विलायक कम है, तो कच्चे आम के अंदर जो विलायक के कण होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, उस विलयन के अंदर चले जाएंगे और विलयन के अंदर जाने की वजह से जो आम है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। मान लीजिए ये आम है, ये इसके चारों तरफ विलयन है, इधर जो है वो विलायक, इस विलयन में विलायक की मात्रा क्या है, कम है, विलायक कम है, तो इधर से जो है वो विलायक के अणु जो है वो बाहर गति करेंगे, जिसकी वजह से ये आम क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। फिर है क्वथनांकों का बढ़ता क्रम। क्वथनांकों का बढ़ता क्रम मतलब कि वन टॉप गुणांक का बढ़ता मान या फिर मोलों की संख्या। जैसे जैसे मोल बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वथनांक भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन होता जाएगा। तो मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। यहाँ पर ये जो है वो ग्लूकोज आपको यहाँ पे दे रखा है। ग्लूकोज जो है इसका वियोजन नहीं होता है, NaCl का वियोजन होता है तो 2 मोल मिलते हैं, MgCl2 का वियोजन होता है 3 मोल मिलते हैं और AlCl3 के वियोजन पे 4 मोल मिलते हैं। तो जैसे जैसे मोल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वथनांक भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है राउल्ट के
नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के एग्जाम्पल्स देने हैं। धनात्मक विचलन में आपको CH2 के साथ एसीटोन मिलाना है, CCl4 के साथ क्लोरोफॉर्म मिलाना है, तो ये धनात्मक विचलन है। ऋणात्मक विचलन के अंदर HNO3 के साथ जल मिला दीजिए और एनिलीन के साथ एसीटोन मिला दीजिए, ये ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। नेक्स्ट आपको सवाल दे रखा है कि 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml का विलयन बनाया जाता है, तो उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता का सूत्र होता है मोल बटा आयतन, मोल बटा आयतन गुणा 1000, मोल बटा आयतन गुणा 1000। यहाँ पे मोल नहीं दे रखे हैं आपको, यहाँ पे भार दे रखा है, तो पहले मोल निकालना पड़ा। मोल का सूत्र होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। यहाँ पे भार कितना दे रखा है 5, अणुभार NaOH का अणुभार होता है 40, 5 बटा 40 यानी 1/8, 1/8 इसके मोल है। 1/8 क्या है इसके मोल है, तो 1/8 और बट्टा में क्या है इसका आयतन, आयतन कितना दे रखा है 250 ml, 250 ml और गुणा में क्या करना है 1000। तो ये 1000 से 250 कट गए, ये 4 बार, तो ये 4 से 8 कट गए कितनी बार 2 बार, तो आधा कितना आएगा आधा 1.5। नेक्स्ट बात करते हैं ताप बढ़ने पर हेनरी स्थिरांक के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने के साथ साथ हेनरी स्थिरांक का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीतल, जर्मन सिल्वर और कांसा मिश्र धातुओं में उपस्थित धातुओं के नाम बताइए। कुछ मिश्र धातु है, पीतल के अंदर क्या होता है कॉपर और जिंक होता है, कांसा जो है वो टिन और कॉपर से मिलकर बनी होती है, और जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनी होती है। तो जो जर्मन सिल्वर है उसके अंदर सिल्वर नहीं होता है, ये ध्यान रखना, नाम में सिल्वर है लेकिन इसके अंदर सिल्वर नहीं होता है। कॉपर, जिंक और इसके अंदर निकल, 3 धातुएं मिलकर बनती हैं। नेक्स्ट है किसी विलयन में उपस्थित विलेय की अति सूक्ष्म मात्रा को किस विधि के द्वारा मापा जाता है, PPM के द्वारा। अति सूक्ष्म मात्रा को बहुत 10 की घात 6 PPM, 10 की घात 6 का मतलब 10 लाख, कितने 10 लाख कणों के अंदर किसी विलयन की सूक्ष्म मात्रा मापी जाती है, वो है PPM। तो विलेय के भाग बटा विलयन के कुल भाग और गुणा 10 की घात 6, 10 लाख भाग। सामान्यतः ताप बढ़ने पर द्रवों गैसों की द्रव में विलेयता घटती क्यों है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर जो कण हैं उनके कणों के मध्य आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आकर्षण कम होने की वजह से वो कण दूर दूर होने लगते हैं, और दूर दूर होने लगते हैं और उनके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाती है, जिसकी वजह से वो उससे बाहर निकल आते हैं। तो ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है कणों की, और जिसकी वजह से कणों से जो कण है वो बाहर निकल आते हैं। सोडियम अमलगम में विलेय और विलायक के नाम बताइए। सोडियम अमलगम एक ठोस विलयन है, एक ठोस क्या है विलयन है, एक ठोस विलयन है जिसके अंदर क्या है द्रव प्लस ठोस, यानी कि द्रव तो जो है वो विलेय है और ठोस क्या है विलायक है। तो यहाँ पे ठोस विलायक है सोडियम, और द्रव यानी मरकरी यहाँ पे विलेय है, मरकरी क्या है यहाँ पे विलेय है और सोडियम विलायक है। यहाँ पे आपको एक वर्ड दे रखा है जिसका नाम है अमलगम। अमलगम का मतलब ही यही होता है, अमलगम का मतलब होता है मरकरी के साथ में किसी भी मेटल को मिलाना। मरकरी के साथ यहाँ पे सोडियम मिला होता है तो इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। मरकरी के साथ जिंक मिलाओगे तो जिंक अमलगम, मरकरी के साथ कॉपर मिलाओगे तो कॉपर अमलगम हो जाएगा। तो अमलगम का मतलब है यहाँ पे मरकरी जुड़ी हुई है, मरकरी मिली हुई है, मरकरी धातु को मिलाया गया। आपको पता है मरकरी एक द्रव धातु होती है। नेक्स्ट है अणु संख्या गुणधर्म कौन से हैं। अणु संख्या गुणधर्म जो होते हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो विलयन के वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अणु संख्या गुणधर्म। बाष्पदाब में अवनमन है, हिमांक उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है और परासरण दाब है। ये सारे जो गुण हैं वो क्या है, अणु संख्या गुणधर्म है। नेक्स्ट है हेनरी का नियम। हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम में दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तापमान का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए, और विलयन कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। ये हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं। परासरण दाब को परिभाषित करते हुए इसका सूत्र लिखिए। परासरण दाब क्या होता है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उस दाब को क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोला जाता है। इसको पाई से दर्शाया जाता है, पाई बराबर CRT इसका फॉर्मूला होता है। C का मतलब होता है सांद्रता या मोलरता, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, और RT, R का मतलब रिडबर्ग स्थिरांक होता है, गैस स्थिरांक होता है, और N का मतलब मोल है, पाई का मतलब परासरण दाब है, C का मतलब सांद्रता है, और V का मतलब आयतन है, और T का मतलब यहाँ पे T का मतलब है टेम्परेचर, तापमान।
एक सवाल आपको दे रखा है, इस सवाल के अंदर आपको 27 डिग्री तापमान पर है। यहाँ ध्यान रखना तापमान का मान हमेशा केल्विन में लेना है। तो केल्विन में लेने के लिए आप 273 जोड़ देंगे, 273 प्लस 27 यानी कि 300 केल्विन। कितना तापमान है कि 300 केल्विन है। 0.1 मोलर यानी यहाँ पे सांद्रता दे रखी है, सी का मान आपको दे रखा है, या मोलरता दे रखी है, सांद्रता दे रखी है, सी का मान दे रखा है और आर का मान दे रखा है। आपको परासरण दाब ज्ञात करना है। तो परासरण दाब का सूत्र है पाई बराबर CRT। सी का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है और टेम्परेचर आपको 300 केल्विन लेना है। तीनों को गुणा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। आदर्श और अनादर्श विलयन में 4 अंतर लिखना है। तो आदर्श विलयन वो होता है जो सभी तापमान और सभी सांद्रता पर क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। आयतन परिवर्तन शून्य होता है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन, बेंजीन और टोलुइन। यानी कि समजातीय श्रेणी वाले जितने, समजातीय श्रेणी का मतलब जैसे एल्केन जैसे हेक्सेन और हेप्टेन, क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन, टोलुइन और बेंजीन, जो समजात श्रेणी वाले हैं वो आदर्श विलयन होते हैं। और अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता है, एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं होता है। एथेनॉल और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये जो विलयन है वो अनादर्श विलयन है। नेक्स्ट है हेनरी का नियम लिखिए। हेनरी का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार ताप पर गैस की जो विलेयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। विलेयता जो है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो विलेयता घुली हुई गैस की मात्रा जो है वो किसके दाब के समानुपाती होती है। तो दाब की समानुपाती होती हैं। या फिर किसी गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो किसी गैस का वाष्प दाब जो है, किसी गैस का जो दाब है, वाष्प दाब या आंशिक दाब जो है वो गैस की मात्रा के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हेनरी का नियम है कि जो दाब है वो उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। हेनरी के नियम की सीमाएं भी हमने पढ़ी थी। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है कि यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि तापमान जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं होना चाहिए। दाब जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और विलयन कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। तो ये कुछ हेनरी के नियम की सीमाएं भी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, शीतल जल और सोडा वाटर की बोतल में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तो उस सोडा वाटर की बोतल में CO2 गैस जो होती है वो मिक्स होती है। दाब बढ़ाने से उस गैस की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा, गहरे समुद्र में गोताखोर जो होते हैं, गहरे समुद्र के अंदर जो गोताखोर होते हैं वो उच्च दाब की वायु में श्वास लेते हैं। उच्च दाब वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रक्ति में विलेयता बढ़ जाती है जब गोताखोर सतह पर आते हैं। पता क्या होता है कि मान लीजिए एक गोताखोर है, ये समुद्र है, ये समुद्र की सतह है और यहाँ नीचे पानी है, यहाँ पे नीचे क्या है, पानी है। तो जैसे जैसे समुद्र के अंदर गोताखोर नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से घुली हुई जो गैसें हैं, जो ब्लड में जो गैसें घुलती हैं, वो घुली गैसों की विलेयता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ब्लड में वो गैसें बढ़ती जाती है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस है वो रक्त में घुलती जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, रक्त में घुलती जाती है। तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रक्त में घुलती जाएगी। लेकिन वो बंदा जब जैसे जैसे वापस से ऊपर की ओर आएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये नाइट्रोजन गैस जो है वो उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगती है वापस से, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होने की वजह से वो गैस क्या होने लगेगी, बाहर निकलने लगेगी। और बाहर निकलती है तो उसको वो दर्द होता है, उसको वो क्या होता है, दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है। और इसी को क्या कहा जाता है, बैंड्स कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, बैंड्स कहा जाता है। इसलिए उस सिलेंडर के अंदर क्या भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस की विलेयता जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, ब्लड में घुलती नहीं हीलियम गैस। तो जब वो वापस नीचे आए से ऊपर आएगा तब वो हीलियम गैस अगर घुलेगी नहीं तो बाहर भी नहीं निकलेगी, तो वो उसको दर्द भी नहीं होगा। तो समुद्र के अंदर उच्च दाब पे वायु में श्वास लेते हैं। उच्च दाब वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है। जब समुद्र गोताखोर सतह पर आते हैं तो घुली हुई गैस रक्त से बुलबुलों के रूप में रक्त से बाहर निकलती हैं, जिससे गोताखोरों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, बैंड्स कहा जाता है। बैंड्स से बचाव के लिए गोताखोर गैस के सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाई जाती है। इसकी विलेयता बहुत कम होती है। सामान्यतः सिलेंडर के अंदर 11% हीलियम होती है, जो 56% है वो नाइट्रोजन होती है और 32% जो है वो ऑक्सीजन गैस होती है।
नेक्स्ट है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे O2 का आंशिक दाब कम होता है। मैंने कहा था कि गहराई में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, ऊंचाई की तरफ जाएगी तो प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नीचे की ओर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की विलेयता बढ़ेगी, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा तो गैस की विलेयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, जिससे पर्वतारोही और ऑक्सीजन पर्वतों को ऊंचाई पर रहने वाले जो लोग हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से उनका शरीर क्या होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, उनकी सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, एनोक्सिया कहते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक तो आपके आया है बेंड्स और दूसरा है एनोक्सिया। एक तो है बेंड्स और दूसरा है एनोक्सिया। बेंड्स कहाँ होता है, समुद्र के अंदर। कहाँ होता है, समुद्र के अंदर। एनोक्सिया कहाँ होता है, पहाड़ी क्षेत्रों पर। कहाँ होता है, पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर होता है। वन टॉप गुणांक क्या है, इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है। वन टॉप गुणांक जो है वो किसी विलयन में विलय के संगुणन और वियोजन की मात्रा का निर्धारण करने वाला एक गुणांक होता है, कि कितना संगुणन हुआ कितना वियोजन हुआ उसका निर्धारण करने वाला एक गुणांक होता है। तो इसमें प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म और परिकलित अणुसंख्या गुणधर्म का जो अनुपात है, जब इन दोनों का अनुपात करते हैं तो उस अनुपात को कहते हैं वन टॉप गुणांक। वन टॉप गुणांक मतलब प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटा परिकलित अणुसंख्या का गुणधर्म। यदि वन टॉप गुणांक का मान एक से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब वियोजन हो रहा है, एक से कम आता है तो इसका मतलब संगुणन हो रहा है, एक आता है इसका मतलब न तो वियोजन हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है। स्थिर क्वांतीय मिश्रण क्या होते हैं कि दो विलयनों को आपने मिला दिया, ए और बी को मिला दिया। मान लीजिए ए पहले ए को गर्म करने पे मान लो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म हो रहा था, बी जो है वो 80 पे गर्म हो रहा था। अब हमने दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाने के बाद में कुछ इस अनुपात में मिलाया कि दोनों को मिलाने के बाद में जो नया जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का जो क्वथनांक है वो हो सकता है कि वो 120 हो जाए या हो सकता है कि वो 70 हो जाए। तो दो टाइप से दोनों एक साथ अब ऐसे मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसके दोनों घटक अलग अलग वाष्पित न होकर या तो वो दोनों घटक 120 पर वाष्प के रूप में उड़ेंगे या फिर वो दोनों घटक 70 पे ही वाष्प के रूप में एक साथ उड़ना शुरू कर देंगे। तो उनको विलीनों को क्या बोलते हैं, स्थिर क्वांतीय मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थिर क्वांतीय मिश्रण बोलते हैं। तो स्थिर क्वांतीय मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अधिकतम स्थिर क्वांतीय मिश्रण, जिसमें दोनों घटकों से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। विलयन जो बनता है उसके विलयन का क्वथनांक दोनों से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। पहले 100 था, 80 था, दोनों को मिलाने के बाद यह कितना हो जाएगा, 120। तो उसे अधिकतम क्वांतीय स्थिर क्वांतीय मिश्रण बोलेंगे क्वथनांक की। और अगर दोनों से कम हो जाता है, मतलब एक का 100 था दूसरे का 80 था, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो 70 पे ही उबल रहा है, तो इसको बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांकीय स्थिर क्वांतीय मिश्रण। तो क्वथनांक का मान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन दोनों एक साथ उबलते हैं। तो ये द्विघटकीय मिश्रण जिसमें वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था का संगठन समान होता है, निश्चित ताप पर उबलते हैं, निश्चित ताप पर उबलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्थिर क्वांतीय मिश्रण बोलते हैं। इन स्थिर क्वांतीय मिश्रण के घटकों को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा विलयन जो है वो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, वो है स्थिर क्वांतीय मिश्रण। तो स्थिर क्वांतीय मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। स्थिर क्वांतीय मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं न्यूनतम क्वांतीय और दूसरे होते हैं अधिकतम क्वांतीय। न्यूनतम क्वांतीय में क्या होता है, इनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांकों से कम होता है। अभी मैंने बताया था कि ए का क्वथनांक जो है वो 100 है, बी का क्वथनांक मान लो 80 है। दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका क्वथनांक मान लो 70 हो जाता है। कितना हो जाता है, 70। तो दोनों घटकों से क्या है, कम हो जाता है। तो इसका क्वथनांक घटकों के क्वथनांकों से कम होता है और ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट के नियम से कौन सा, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। और अधिकतम क्वांतीय मिश्रण में क्या होता है, इनका क्वथनांक जो है वो दोनों घटकों के क्वथनांकों से अधिक होता है। जैसे दोनों को मिलाने के बाद में हो सकता है कि इनका क्वथनांक कितना हो जाए, 120 हो जाए, तो दोनों घटकों से अधिक हो गया, तो इसको बोलेंगे हम अधिकतम क्वथनांकीय स्थिर क्वांतीय मिश्रण। ये राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन दर्शाते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, 95% एथेनॉल और 5% जो H2O है, उन दोनों को मिलाने के बाद में जो मिश्रण बनता है वो मिश्रण कौन सा होता है, न्यूनतम क्वथनांकीय स्थिर क्वांतीय मिश्रण। और 68% HNO3 और 32% H2O को मिलाते हैं तो अधिकतम क्वांतीय मिश्रण बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपेक्षित वाष्प दाब अनुमान किसे कहा जाता है। इसके द्वारा विलय का अनुभाग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए।
तो वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब में क्या होना, कमी होना, वाष्प दाब में क्या होना, कमी होना। तो शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है। और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षित अनुपात जो है वो वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन कहलाता है। मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप एक विलयन था, इसके अंदर एक विलायक था जिसके अंदर कण ऐसे ऊपर की तरफ थे, तो ये सारे के सर कण क्या हो रहे थे, वाष्प के रूप में बदल रहे थे, सारे के सारे कण क्या हो रहे थे, वाष्प के रूप में बदल रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, इसके अंदर एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया। क्या मिला दिया, हमने एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया जिसकी वाष्प नहीं बनती। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो सारे विलायक के कण थे, सबकी वाष्प बन रही थी, लेकिन अब बीच में क्या हो गया, कुछ विलेय के कण आ गए जिनकी वाष्प नहीं बनती। बचे हुए जो कण है वो वाष्प के रूप में बदल रहे। तो पहले वाष्प ज़्यादा बन रही थी, अब वाष्प क्या बन रही है, कम बन रही है, क्योंकि इन कणों की वाष्प बन ही नहीं रही, इन कणों की वाष्प बन ही नहीं रही, तो वाष्प कम हो रही है। और वाष्प कम होने की वजह से वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प के द्वारा लगने वाला जो दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब में क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। और वाष्प दाब में जो कमी होती है उस कमी के अंदर अगर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दे तो उसको बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो जैसे वाष्प दाब का अवनमन हम कैसे निकालेंगे, वाष्प दाब में कमी, तो पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, उसमें से क्या घटा देंगे, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PA0 है, विलयन का वाष्प दाब क्या है, PS है, क्या है, PS है। उसके अंदर हम क्या देंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का भाग दे देंगे, PA0 का अगर हम भाग दे देंगे तो ये जो है उसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहेंगे। और ये जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है वो मूल अंश के समानुपाती होता है, किसके, विलेय के मूल अंश के समानुपाती होता है, किसके, बराबर होता है, विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। तो वाष्प दाब में ये अपेक्षित अवनमन है, ये विलेय के मूल अंश के बराबर है, किसके बराबर है, विलेय के मूल अंश के बराबर है, विलेय के मूल अंश के बराबर है। क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन किसे कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन का मतलब होता है क्वथनांक में क्या होना, वृद्धि होना। हिमांक अवनमन का मतलब है हिमांक में क्या होना, कमी होना। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, क्या मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर। अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो वाष्प जल्दी नहीं बनेगी, वाष्प जल्दी नहीं बनेगी तो उसको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, यानी क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और हिमांक में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि हिमांक जो है वो बहुत जल्दी जो है वो जम जाएगा, जल्दी नहीं जमेगा मतलब। तो क्वथनांक जो उन्नयन है वो मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी तरह से हिमांक अवनमन है वो भी क्या होता है, मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन दोनों ही किसके समानुपाती होते हैं, मोललता के समानुपाती होते हैं। क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती, हिमांक अवनमन भी मोललता के समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह हटने से यहाँ पे उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक आता है KB, और यहाँ पे हिमांक अवनमन स्थिरांक आता है KF। मोलरता और मोललता किस प्रकार भिन्न है। मोलरता के अंदर आपको 1 लीटर विलयन के अंदर विलेय के मोल निकालने होते हैं, मोललता के अंदर आपको 1 किलोग्राम विलायक के अंदर विलेय के मोल निकालने पड़ते हैं। तो मोलरता के अंदर 1 लीटर क्या होता है, विलियन होता है, 1 लीटर होता है और विलियन होता है, 1 लीटर और विलियन, और विलेय के क्या होते हैं, मोल होते हैं। लेकिन मोललता के अंदर क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक होता है, 1 किलोग्राम विलायक होता है, और विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसका जो मात्रक है वो किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम होता है। क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। कारण दीजिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है, और दाब में वृद्धि होने की वजह से क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में द्रव का दाब बढ़ जाता है जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने की वजह से जो द्रव है वो जिस ताप पर उबल रहा था उससे ज़्यादा ताप पे उबलता है, तो उस ताप तक पहुंचने से पहले जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी उस खाने को मिलती है, और वो खाना जो है वो क्या हो जाता है, जल्दी पक जाता है। तो द्रव अधिक ताप पर उबलता है जिससे खाना जो है वो जल्दी पक जाता है, जबकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्वथनांक कम हो जाता है और वो खाना जल्दी नहीं पकता। इसलिए वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है।
तो प्रेशर कुकर में मान लीजिए कि पहले जल था, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था। अब क्या होता है कि वाष्प दाब बढ़ेगा, वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। और क्वथनांक बढ़ने की वजह से, क्वथनांक बढ़ने की वजह से मान लो इसका क्वथनांक अब कितना हो गया, 110 हो गया, बढ़ गया, कितना हो गया, जल का क्वथनांक 110 हो गया। तो 100 से 110 तक पानी को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो जब हम 100 पे पहुँचते ही पानी गर्म हो जाता और वाष्प में बदल जाता, लेकिन अब 100 से 110 तक और गर्म करना पड़ेगा। तो इतना गर्म करने के दौरान खाना जो है उसको एनर्जी मिलेगी, खाने को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से वो खाना क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। NaCl जो है, नेक्स्ट है, सड़कों पर जमी बर्फ़ को हटाने के लिए नमक का छिड़काव क्यों कहते थे। तो बर्फ़ को हटाने के लिए नमक का छिड़काव इसलिए करते हैं कि नमक क्या करता है, प्रतिहिम कारक का, यानी बर्फ़ को पिघलाने वाले कारक का कार्य करता है। अवाष्पशील विलेय होता है, जिसकी वजह से हिमांक के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। हिमांक के मान में क्या हो जाती है, कमी। और हिमांक कम होने से वो जो बर्फ़ है वो क्या हो जाती है, पिघलने लग जाती है। परासरण किसे कहते हैं, शुद्ध विलायक के कण जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अपनी निम्न सांद्रता से कहाँ, उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। परासरण दाब से अणुभार ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। परासरण दाब से क्या करना है, अणुभार ज्ञात करना है। तो आपको पता है परासरण दाब का सूत्र होता है पाई बराबर CRT। C का मतलब होता है विलेय के मोल बट्टा विलयन का आयतन गुणा RT, और मोल हम निकालते हैं भार बट्टा अणुभार, भार बट्टा अणुभार। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। तो अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लेना है। तो यहाँ मोल का सूत्र हो जाएगा भार बट्टा अणुभार गुणा RT, और बट्टा में क्या है, V, और इधर क्या है, पाई। तो ये पाई जो है इधर, ये अणुभार इधर आ जाएगा और पाई उधर चला जाएगा। तो अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, WRT, WRT, और बट्टा में V, और ये पाई जो है वो इधर आ जाएगा, ये पाई। नेक्स्ट है, प्रोटीन के जलीय विलयन में 300 ml जलीय विलयन में क्या किया जाता है, 1.25 ग्राम क्या है, 1.25 ग्राम क्या है, 1.25 ग्राम प्रोटीन है, 1.25 ग्राम प्रोटीन है। तो 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा, परासरण दाब ज्ञात करना है। तो परासरण दाब का सूत्र अपने को पता है पाई बराबर CRT। तो C का मान मतलब सांद्रता, सांद्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको, सांद्रता ज्ञात करनी है पहले तो आपको 300 ml जलीय विलयन में ये प्रोटीन की मात्रा दे रखी है। 300 ml जलीय विलयन में क्या दे रखी है, प्रोटीन की मात्रा दे रखी है। परासरण दाब इतना है तो मोलर द्रव्यमान क्या देखिए, आपको मोलर द्रव्यमान ही ज्ञात करना है। सीधा जो भी फॉर्मूला है मोलर द्रव्यमान का वही फॉर्मूला लगाना है। तो आपको यहाँ पे भार दे रखा है W, ये प्रोटीन का भार दे रखा है, R का मान आपको दे रखा है, टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे रखा है, आयतन आपको कितना दे रखा है, 300 ml दे रखा है, और पाई का मान, परासरण दाब का मान भी आपको यहाँ पे दे रखा है। तो सारे मान रखने हैं, सॉल्व करना है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अल्पपराशरी, समपराशरी और अतिपराशरी विलयन क्या होते हैं। समपराशरी विलयन वे होते हैं जिनके दो विलयन जिनका परासरण दाब क्या हो, समान हो, उनको बोलते हैं समपराशरी। दो विलयन है जिसमें से जिसका परासरण दाब कम होता है उसको बोलते हैं अल्पपराशरी विलयन, जिसका परासरण दाब ज़्यादा होता है उस विलयन को बोलते हैं अतिपराशरी विलयन। नेक्स्ट है अनादर्श विलयन के दो प्रकारों की विवेचना कीजिए। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। धनात्मक विचलन में क्या होता है, आयतन परिवर्तन क्या होता है, धनात्मक होता है, 0 से बड़ा होता है। एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो भी क्या होता है, धनात्मक होता है। डेल्टा H का मान भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है। ऋणात्मक विचलन में आयतन परिवर्तन 0 से कम आता है, एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 से क्या आता है, कम आता है, ऋणात्मक आता है, माइनस में आता है। और आयतन कम होने का कारण क्या होता है, इसमें आयतन ज़्यादा होने का, इसमें आयतन क्या ज़्यादा होने का कारण है जो आकर्षण है उसमें कमी आना। आकर्षण में क्या आना, कमी आना। यहाँ आकर्षण बढ़ जाता है, और आकर्षण बढ़ने की वजह से ऋणात्मक विचलन में आकर्षण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और आकर्षण बढ़ने की वजह से आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तो धनात्मक विलयन में विलय विलय के मध्य जो आकर्षण है वो विलय विलय और विलय विलय आकर्षण की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। वाष्प दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। और धनात्मक विचलन वाले जो विलयन है वो निम्न क्वांथी स्थिर क्वांथी मिश्रण बनाते हैं, निम्न क्वथनांकीय स्थिर क्वांथी मिश्रण बनाते हैं। और ऋणात्मक विचलन वाले जो होते हैं वो अधिकतम क्वथनांकीय स्थिर क्वांथी मिश्रण बनाते हैं, अधिकतम क्वथनांकीय स्थिर क्वांथी मिश्रण यहाँ पे बनाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ।